नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस के डिजिटल और इस एडवांस और इस बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों जर्नल साइंस के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं ना भाइयों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए, समझ में आए तो ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उनका उत्तर भी बता दूंगा दोस्तों, आपका अगर कोई क्वेरी है तो बढ़ते हैं अपन आज की प्रश्न श्रृंखला को अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर अपन देखते हैं पहला प्रश्न, हीरा किसका अपर रूप है? हीरा किसका अपर रूप है? क्या दोस्तों हीरा कार्बन का अपर रूप है? एक सेकंड दोस्तों, हीरा किसका अपर रूप है? क्या यह कार्बन का अपर रूप है, या यह आयरन का अपर रूप है, या यह मरकरी का अपर रूप है, या किसी का भी नहीं है? दोस्तों आप देखिए ध्यानपूर्वक, आपने सुना होगा कार्बन के बारे में। किसके बारे में सुना होगा दोस्तों? कार्बन के बारे में सुना होगा। और कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। ठीक है दोस्तों। कार्बन की जो संयोजकता है वो है 4। ठीक है दोस्तों। प्रत्येक कार्बन परमाणु, अब आप देखेंगे कि कार्बन के पाए जाते हैं अपर रूप। कार्बन के क्या पाए जाते हैं? अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप पाए जाते हैं। ये अपर रूप क्या होते हैं? किसी तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न रूप, किसी तत्व के एक सेकेंड दोस्तों, किसी तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न रूप, ऐसे भिन्न भिन्न रूप जो कि रासायनिक गुणों में समान हो, रासायनिक गुणों में समान हो, परंतु भौतिक गुणधर्मों में असमानता रखते हो, असमानता रखते हो। भैया किसे कहते हैं अपन अपर रूप? किसी तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों? असमान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताना चाहूंगा कि कार्बन के भैया कौन कौन से अपर रूप है। कार्बन का एक अपर रूप होता है कोयला। ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे कार्बन का एक अपर रूप है हीरा। क्या है दोस्तों? कार्बन का एक अपर रूप हीरा है। कार्बन का एक अपर रूप और है जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेफाइट बोलते हैं। कार्बन का एक अपर रूप और है जिसका नाम है फुलरीन। क्या नाम है दोस्तों? फुलरीन नाम है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब आप जरा इनके रासायनिक गुण देखिए। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या है भैया? रासायनिक गुण यह है कि कोयला पूरी तरह से किसका बना है? कार्बन का बना है। कार्बन का बना है। ये भी दोस्तों हीरा भी किसका बना है? पूरी तरह से कार्बन का है। ठीक है दोस्तों। ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है? कार्बन से बना है। यहां तक कि आप देखेंगे दोस्तों फुलरीन भी किससे बना है? कार्बन से बना है। अरे भैया सारे के सारे, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारों के चारों ही दोस्तों कार्बन से बने हुए हैं, तो रासायनिक गुणधर्म समान हो गए। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इनके भौतिक गुणधर्म है, क्या है? जो इनके भौतिक गुणधर्म है मेरे प्यारे भाइयों, जो इनके भौतिक गुणधर्म है वो असमान है। असमान किस? जैसे कोयला को आप देखिए,
कोयला अक्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है कोयला भैया? अक्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, कोयला क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस है। जबकि हीरा आप देख सकते हैं दोस्तों, हीरा क्या है? हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, कांच के जैसा दिखता है ना, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है भैया हीरा दुनिया का। ठीक है, ये हीरा क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, इसमें एक कार्बन, हीरे में प्रत्येक जो कार्बन होता है, हीरे में जो प्रत्येक कार्बन होता है, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है। कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है। ठीक है, उपयोग क्या है? आभूषण बनाने में। ठीक है दोस्तों, कांच काटने में, कांच कटर। ठीक है, और भी होता है ना, पत्थर काटने की बड़ी बड़ी मशीनें होती है। अब ग्रेफाइट का देखो भैया, ग्रेफाइट ये ठोस था हीरा, जबकि ग्रेफाइट मुलायम है। ये भैया क्या था? कुचालक था, जबकि ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। इसका उपयोग क्या है? इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा रहता है। एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा रहता है, कार्बन से घिरा रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका उपयोग क्या है? पेंसिल बनाने में। क्या है इसका उपयोग? पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, सेल का इलेक्ट्रोड बनाने में। क्या बनाने में दोस्तों? सेल का इलेक्ट्रोड बनाने में, स्नेहक बनाने में। स्नेहक क्या होते हैं? स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अगर किसी मशीन में डाल दिए जाएं तो उस मशीन के जो पार्ट्स हैं उसके बीच को चिकना बना देते हैं, उन पार्ट्स में घर्षण को कम कर देते हैं, उसे स्नेहक कहते हैं। जैसे साइकिल में अपन ग्रीस लगाते हैं ना, तो साइकिल तो एक हल्की मशीन है, लेकिन जो भारी भारी मशीनें होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, वहां पर ग्रेफाइट का चूर्ण छिड़क दिया जाता है उन मशीनों के अंदर, जिससे वो मशीनें चिकनी हो जाती है और उनमें घर्षण कम होता है और वो आसानी से घिसती नहीं है, खराब नहीं होती है। फुलरीन की खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज बकमिंस्टर फुलर ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने की थी, बकमिस्टर फुलर ने की थी। और ये भैया फुटबॉल के जैसा होता है। ये कैसा दिखता है फुलरीन? फुटबॉल के जैसा होता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये फुटबॉल के जैसा ये है फुलरीन दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल के जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग है, ये भी पूरी तरह से कार्बन से बना हुआ है, और उपयोग क्या है? आणविक बेरिंग के रूप में। आणविक बेरिंग के रूप में इसको काम में लेते हैं। और क्या काम में लेते हैं दोस्तों? आणविक बेरिंग के रूप में काम में लेते हैं, और इसको काम में लिया जाता है छनित्र के रूप में। छनित्र के रूप में गैसों को छानने के लिए या पेट्रोल डीजल को छानने के लिए, पेट्रोल डीजल या जो ऐसे कीमती जो लिक्विड है डीजल, उनको छानने के काम में आता है। तो ये सारे के सारे और भी बातें हैं, और भी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में, वरना वीडियो क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो हीरा किसका अपर रूप है दोस्तों? कार्बन का अपर रूप है। मरकरी क्या है भैया? कमरे के ताप पर तरल धातु है। ये तरल रहती है, ये एक धातु है दोस्तों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका जो प्रतीक है दोस्तों, इसको हिंदी में पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पारा भी कहते हैं। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। प्रतीक है इसका Hg। ये वाली बात ध्यान कर लेना। और आयरन के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? मिथेन अधिक होता है क्या? एथेन पाया जाता है क्या? ब्यूटेन पाया जाता है क्या? या कोई भी नहीं पाया जाता है इनमें से?
तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा गोबर गैस क्या है। दोस्तों जो गोबर गैस है, गोबर गैस को बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो गैस भी कहते हैं। क्योंकि इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है जीवों के कचरे से। जीवों का जो कचरा है, ठीक है, जैसे गोबर हो गया, ठीक है दोस्तों, वनस्पति हो गई, वनस्पति है, सब्जियों का कचरा है, सब सब्जियों का कचरा है, सब्जियों का कचरा है। जब इसे एक गड्ढे में, एक गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे में भरकर सड़ाया जाता है, सड़ाया जाता है, तो दोस्तों ये बदल जाता है जैविक खाद में। किस में बदल जाता है कचरा? जैविक खाद में बदल जाता है। अब ये नहीं कि सर ने बोला था कि भैया कि कचरे को सड़ाओ तो खाद बन जाएगा। ये नहीं कि थैलियां, प्लास्टिक की, कांच की बोतल आप गड्ढा खोद के उसमें भर दो और सोचो सड़के एक खाद बन जाएगी, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी खाद। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला है? जीवों का कचरा, जैसे गाय भैंस का मल मूत्र हो गया, आपने लौकी की सब्जी बनाई तो लौकी का छिलका हो गया, आपने कोई फ्रूट खाया, केला आपने खा लिया, केले का छिलका है। मतलब जैविक कचरा होना चाहिए दोस्तों, जिसको अपन कार्बनिक कचरा भी कहते हैं। जब उसको एक गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे में उसको भर देते हैं और गड्ढे को ऊपर से पैक कर देते हैं, अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उस कचरे में जो वायु की अनुपस्थिति में उस कचरे को सड़ाते हैं और सड़ाकर उसका अपघटन करके उसे जैविक खाद में बदल देते हैं दोस्तों। और ये हमारी मृदा को उपजाऊ बनाती है। मृदा को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। और दोस्तों ये जो जैविक खाद है ना, इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है। बिल्कुल पर्यावरण को स्वच्छ रखती है ये जैविक खाद, बिल्कुल भी आपके खेत की मिट्टी को ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक गैस बनती है जिसे बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस या गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 75% तक मेथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? मेथेन पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला है CH4। क्या है दोस्तों? CH4। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया LPG जो गैस है, LPG गैस है खाना पकाने की, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है दोस्तों। अगर कोई आपसे बोल दे लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या मिलता है, तो भैया इसमें मिलता है प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। ये प्रोपेन ब्यूटेन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन व हाइड्रोजन से बने ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। ज्वलनशील क्या है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, तो सही ऑप्शन तो लगा लिया ना अपन ने, मीथेन है। अगला देखिए आप, लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? क्या लोहे पर जंग लगने को ऑक्सीकरण कहा जाता है? क्या अपचयन कहते हैं क्या? या उपचयन कहते हैं क्या? या यशद लेपन कहते हैं क्या? दोस्तों लोहे पर जंग लगना, ये आपका लोहे का गेट है, ठीक है। नया घर बनवाया आपने जॉब लगकर, ठीक है दोस्तों, और लोहे का गेट लगाया मस्त शानदार, ठीक है दोस्तों, चमचमाता हुआ चकाचक लोहे का गेट लग रहा है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे दोस्तों, जो लोहे के गेट का जो लोहा है, वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं? वायुमंडल में नमी है भैया, नमी। वायुमंडल में है ऑक्सीजन। ये सब आपके लोहे के गेट से क्रिया कर लेंगे। वायुमंडल की नमी, वायुमंडल की ऑक्सीजन आपके लोहे के गेट के लोहे से क्रिया करेगी। क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां पर Fe2O3 बन जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों,
लोहे के अंदर, इस Fe के अंदर दोस्तों कौन जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। जब भी किसी में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जरा मैं आपको समझा भी दूं कि ऑक्सीकरण अपचयन मतलब क्या होता है, आपके परीक्षा में आ सकता है। ऑक्सीकरण एक होता है दोस्तों अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब क्या है कि किसी तत्व में, किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, निकलना क्या है दोस्तों? ऑक्सीकरण। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, तो समझ जाना उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर किसी में ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन निकलना व हाइड्रोजन जुड़ना, अगर किसी पदार्थ में या किसी तत्व में ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो आप समझ लेना उसका अपचयन हो गया दोस्तों। तो आगे आपको बात समझ में। लोहे में जंग लगना मतलब लोहा वातावरण की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। वातावरण की नमी और ऑक्सीजन लोहे में जुड़ रही है दोस्तों, अपन क्या कह सकते हैं? लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण होना दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या विटामिन ए मिलता है क्या? क्या विटामिन बी मिलता है क्या? क्या विटामिन सी मिलता है या विटामिन डी मिलता है? जरा मैं आपको सबके बारे में ही बता दूं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और लास्ट में अपन लिख लेते हैं विटामिन डी। दोस्तों विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन बी का नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। और दोस्तों विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। और दोस्तों विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग हो जाता है, रात को दिखाई नहीं देता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग के अंदर क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसी प्रकार से दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आते हैं। मसूड़ों से क्या आता है? खून आना, छाले हो जाना। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से क्या रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियों का कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना। हड्डियों का क्या हो जाना दोस्तों? कमजोर हो जाना। ये रिकेट्स बीमारी है। आई बात आपको समझ में। और स्रोत क्या है आप देख सकते हैं, विटामिन ए का जो मेन स्रोत है दोस्तों वो है गाजर। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत है वो है, किससे मिलता है? स्रोत मतलब क्या खाओगे कि ये विटामिन मिलेगा? विटामिन बी आपको मिलेगा अंडे, चावल, गेहूं, मछली, गेहूं, मछली। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई बोले विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो भैया नींबू कुल वाले पादप, नींबू कुल के फल, जैसे कि नींबू ही हो गया,
काचा काचा नींबूड़ा, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ठीक है, अभी ले जाने पड़ेंगे लगता है आधा किलो खरीद के। इधर देखो आप विटामिन डी, भैया विटामिन डी का स्रोत क्या है दोस्तों? यह विटामिन त्वचा में धूप में बैठने पर संश्लेषित होता है, धूप में बैठने पर संश्लेषित होता है। और भैया मछली के लीवर का तेल, मछली लीवर ऑयल, जो मछली के लीवर का तेल है उसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। तो भैया नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है, विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्या पृथ्वी को बोलते हैं क्या? दोस्तों पृथ्वी तो एक नीला ग्रह है, नीला ग्रह है, ठीक है दोस्तों। क्या पृथ्वी को कहते हैं क्या मंगल को कहते हैं, क्या बृहस्पति को कहते हैं, क्या शुक्र को कहते हैं? दोस्तों यहां पर देखो पृथ्वी क्या आप देख सकते हैं लगभग 75% भाग पर पानी है, ठीक है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों जो मंगल है ना, मंगल आप देख सकते हैं दोस्तों यहां की मिट्टी में आयरन खूब है, आयरन यानी कि लोहा बहुत ज्यादा है, आयरन अधिक है, जिसने ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग बना लिए, बहुत से जंग। दोस्तों गेट आपका कितना चमकदार होता है घर का, जब नया लगाते हैं कोई लोहे का गेट या लोहे की कुछ भी साइकिल नहीं होती, कितनी चमचमाती भी होती है। थोड़े दिन बाद जब वो पानी के हवा के संपर्क में आती है तो आप देखेंगे उस पर लाल लाल रंग की जंग लगने लग जाती है, रस्ट लगने लग जाती है, उस पर गलने लग जाती है वो, ठीक है। वैसे ही दोस्तों मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहा बहुत ज्यादा है, आयरन बहुत ज्यादा है, और वो कई करोड़ सालों से मौजूद है। उस आयरन ने क्या किया दोस्तों? वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर ली और जंग में परिवर्तित हो गया, मतलब Fe2O3 बन गया वहां पर। वहां की मिट्टी में Fe2O3 पाया जाता है, जंग में परिवर्तित हो गया। और दोस्तों जंग का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जंग का रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। अपन क्या कह सकते हैं कि मंगल ग्रह को इसीलिए अपन लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि वहां की मिट्टी पूरी तरह से क्या हो चुकी है? लाल हो चुकी। बृहस्पति ग्रह भैया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे बोले, सबसे चमकीला, ठीक है दोस्तों, या सबसे गर्म ग्रह के बारे में पूछे तो बोल देना शुक्र है। सबसे चमकीले ग्रह के बारे में पूछे तो बोल देना शुक्र है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई आपसे बोले ना कि सुबह या शाम का तारा, इसको सुबह या शाम के तारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह को। तो ये बातें आपको याद कर लेनी है। तो भैया मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है वाकई में तो वीडियो को लाइक कर देना भाइयों। थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा आपके लिए मजेदार क्वेश्चन बनाकर लेके आऊंगा दोस्तों। अच्छे अच्छे ट्रिक से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। टन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 1 टन, 2 टन, 3 टन। दोस्तों किलोग्राम को या वजन को बताने के लिए। तापमान के बताने के लिए तो दोस्तों डिग्री सेल्सियस, तापमान को बताने के लिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन काम में लेते हैं। दूरबीन का उपयोग किया जाता है, दूरबीन को बाइनोकुलर भी कहते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों गति का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वजन देख लेना आप। टन का प्रयोग वजन को बताने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। पेड़ पौधों से मिलने वाली औषधि क्या कहलाती है? आपने कई फिल्मों में देखा होगा है कि भैया अक्षय कुमार जा रहा है, ठीक है, सुनील शेट्टी जा रहा है, अंजलि है, ठीक है, भाग रहा है, गुंडों से लड़ रहा है, ठीक है, गुंडों से लड़ते लड़ते ठोक दिया गुंडों ने पकड़ के, ठीक है। फिर जंगल में एक हीरोइन मिल गई, फिर वो हीरोइन आएगी, पत्ते वगैरह तोड़ेगी,
घास वगैरह तोड़ेगी, उसको रगड़ेगी, फिर हीरो के घाव पे लगाएगी और हीरो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। फिर वो क्या बोलती है, फिर हीरो जगते ही बोलेगा मुझे तो बॉम्बे जाना है, मैं यहाँ जंगल में कैसे आ गया। फिर हीरोइन बोलेगी मैं आपके लिए जड़ी बूटी लेकर आई, उसको लगाया, आपको ठीक कर दिया। जड़ी बूटी जो पेड़ पौधों से जो औषधि प्राप्त होती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जड़ी बूटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो लाल फास्फोरस है इसका उपयोग माचिस या विस्फोटक सामग्री बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। पटाखे बनाने में, पटाखे बनाने में भी लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CO2 मतलब क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। O3 मतलब क्या है? ओजोन। ये ओजोन गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि पराबैंगनी प्रकाश से बचाती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, CO3 तो इतना कोई होता नहीं है। ठीक है, तो CO है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले के जलने पर दोस्तों एक विषैली गैस निकलती है। क्या निकलती है? एक विषैली रंगहीन। देखो ये ना बहुत खतरनाक गैस है भैया। कोयले वगैरह के जलने पर निकलती है, पेट्रोल के जलने पर निकलती है। सबसे पहली बात तो विषैली है, पॉइजनस है। दूसरी बात रंगहीन है, रंग नहीं होता। गंधहीन है, इसलिए इसको भैया मीठी मौत भी कह सकते हैं अपन। क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्दी के दिनों में रात में कमरा बंद कर लिया, ठीक है, और सिगड़ी जला ली, सिगड़ी या अंगीठी जला ली। और अंगीठी में दोस्तों कोयले जल रहे हैं, मजा आ रहा है, भुट्टा खा रहे हैं, सेक के तप रहे हैं, हाँ, मजा आ गया, आनंद आ गया। कोयले से तपते तपते सो गए। कोयले से क्या निकल रही है? CO निकल रही है। CO कहां जा रही है? श्वसन द्वारा फेफड़ों में जा रही है। मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। कई बार ऐसा होता था दोस्तों, लोग बाग पहले है ना, जैसे सिगड़ी पे तप रहे हैं सर्दी में बहुत ज्यादा, तपते तपते उन्होंने क्या करा, सिगड़ी साइड में कर दी, दीवार के पास गेट बंद कर लिया, सर्दी से बचने के लिए सो गए। फिर वो लोग कभी उठते ही नहीं थे, मर जाते थे। क्यों? क्योंकि कोयला जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती जो विषैली है। ठीक है, अब विषैली है, वो रात को सो रहा है, अंदर जा रही है और आदमी धीरे धीरे मौत के आगोश में बढ़ता जा रहा है आगे। अब उसको पता क्यों नहीं चल रहा? इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि रंग नहीं है, गंध नहीं है, वो सो ही जाता है, फिर हमेशा के लिए मर जाता है। तो इसलिए कभी भी दोस्तों रात को सोते समय कमरे में ये सिगड़ी वगैरह ये जलानी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होती है ये पेनिसिलिन? पहले किसी को गोली लग गई भैया, किसी बंदे को क्या लग गई? गोली लग गई। ठीक है, ऑपरेशन कर दिया। क्या कर दिया? ऑपरेशन कर दिया उस बंदे का। क्या कर दिया? ऑपरेशन कर दिया। घाव छोटा ही था। घाव क्या था दोस्तों? छोटा था। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता था? वो सड़ने लग जाता था घाव, सड़ने लग जाता था घाव, मृत्यु हो जाती थी। पहले क्या होता था, जैसे हाथ में गोली लग गई, अब हाथ में गोली लगने से थोड़ी मरता है कोई। आई बात आपको समझ में? इलाज मिल जाए तो कौन मरेगा? कोई पैर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता था? इलाज कर देते थे डॉक्टर साहब, अच्छा बिल्कुल ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद में क्या होता था? उस घाव सड़ने लग जाता था। घाव सड़ने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। तो क्या कैसे होता था मृत्यु? क्यों होती थी?
क्योंकि दोस्तों जीवाणु आक्रमण कर देते हैं शरीर पे। अगर कोई घाव हो जाता है तो वहां पर सूक्ष्म जीव, जैसे सूक्ष्म जीव आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीव आक्रमण करते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारे शरीर में एक ऐसी पावर पाई जाती है, हमारा शरीर है ना अपनी चोटों को खुद ही ठीक कर लेता है। जैसे हाथ में चोट लगेगी ना, हाथ में, शरीर अपने आप ठीक कर लेगा कुछ दिनों में या महीनों में। फिर आप बोलेंगे फिर सर हम वो ट्यूब क्यों लगाते हैं? शरीर तो अपने आप ही ठीक कर लेता है। दोस्तों शरीर तो अपने आप को ठीक करना चाहता है, लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया को दिखता है ना, जीवाणुओं को दिखता है कि उस बंदे के हाथ में घाव हो गया, जीवाणु आता शक्ति कपूर की तरह, आओ अब मैं तुझे बीमार करूंगा, ठीक है, आता है घाव के ऊपर बैठता है। आई बात आपको समझ में? और घाव के अंदर कीड़ा करता रहता कुछ ना कुछ वो जीवाणु। तो हमारा शरीर चाहकर भी उस घाव को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर इंतजार करता है कि साले जीवाणु जावे ना तो मैं कुछ करूं घाव को ठीक। इसलिए हम ट्यूब लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। वो क्रीम जीवाणु को मार देती है, जीवाणु आने नहीं देती और शरीर अपने आप को, उस घाव को अपने आप ठीक करता रहता है। ठीक है, ये वाली बात आगे समझना आपको। तो अब एक साइंटिस्ट था भैया, जिसका क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे दोस्तों। इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा कि एक कवक थी जिसका क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक कवक थी। इससे एक ऐसा रसायन निकल रहा था, इस रसायन ने सारे जीवाणुओं को मार डाला। सारे आसपास के सारे जीवाणुओं को क्या कर डाला? मार डाला। वैज्ञानिक ने क्या सोचा कि यार जब इस कवक पेनिसिलियम नोटेटम से निकलने वाला रसायन सारे जीवाणुओं को मार सकता है, तो इस रसायन से क्यों ना अपन एक औषधि बना ले। उस औषधि को क्या कहा गया? प्रतिजैविक औषधि, जिसका क्या नाम था? पेनिसिलिन नाम रखा गया। और प्रतिजैविक क्या करते हैं? प्रतिजैविक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले ऐसे रसायन जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रतिजैविक कहलाते हैं या एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो दोस्तों पेनिसिलिन एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स थी जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दोस्तों न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ठीक है दोस्तों इस न्यूटन ने गति के नियम भी दिए, ठीक है दोस्तों। हरगोविंद खुराना, इनके बारे में भी ध्यान रखना। हरगोविंद खुराना का जन्म दोस्तों, इनका जो जन्म है ना, ये 1922 में रायपुर में हुआ था। भारत के कहां हुआ था? रायपुर, पंजाब प्रांत, रायपुर में पंजाब में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म 1922 में रायपुर पंजाब में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों जो हरगोविंद खुराना थे ना, इन्होंने क्या किया? ये 1966 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी। इन्होंने क्या प्राप्त कर ली थी? अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली। अमेरिका के नागरिक बन गए। ये थे भारतवंशी, भारत में जन्म हुआ था दोस्तों। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषित किया। क्या किया? कृत्रिम जीन संश्लेषित किया। ठीक है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। हमारे भारत के साइंटिस्ट, इन्होंने कृत्रिम जीन बना डाला लैब के अंदर। और क्या किया दोस्तों इन्होंने? क्या किया? कृत्रिम जीन के साथ साथ इन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या की। आनुवांशिक कोड की व्याख्या की। इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया कि जीवों में प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया। और इसीलिए दोस्तों इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया? नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। ये वाली बात आपको क्या रखनी चाहिए?
आनी चाहिए कि भैया जन्म हुआ था 1922 में, रायपुर पंजाब में हुआ था, 1966 में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कृत्रिम जीन बना डाला। जीन क्या होते हैं? डीएनए के पार्ट्स होते हैं। डीएनए क्या करता है? माता पिता की सूचनाओं को या लक्षणों को बच्चों में लेकर जाता है। और डीएनए के कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जो जीन के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक जीन शरीर के किसी ना किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन बना डाला कृत्रिम लैब के अंदर। और तो और इन्होंने आनुवांशिक कोड के बारे में बता डाला। हमारे शरीर में ऐसे कोड होते हैं डीएनए के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तो इन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या की। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया और इसी वजह से इनको 1968 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर मृत पादप कोशिका की खोज की। इन्होंने 1665 के अंदर मृत पादप कोशिका की खोज की। पादप कोशिका की खोज की। अगर कोई आपसे बोले ना सर्वप्रथम पादप कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत पादप कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। तो यहां पर तो सही लगा दिया ना अपन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, डायनामाइट की खोज किसने की थी? क्या अल्फ्रेड नोबेल ने की थी? क्या न्यूटन ने की थी? क्या आइंस्टीन ने की थी? क्या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों इन्होंने 1868 में दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों इन्होंने 1868 में नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिलाकर, ये सिलिका क्या होता है? रेत होती है, मिट्टी। सिलिका मिलाकर इन्होंने डायनामाइड नामक एक विस्फोटक की खोज की। किसकी खोज की दोस्तों? विस्फोटक की खोज की। दोस्तों इन्होंने क्या किया? 1868 में नाइट्रोग्लिसरीन नामक एक रसायन में सिलिका मिलाकर डायनामाइट नामक एक विस्फोटक का आविष्कार किया। दोस्तों ये बहुत सेफ होता है, सुरक्षित विस्फोटक है, सुरक्षित है दोस्तों। और दोस्तों खान वगैरह खोदने के काम में आता है। खान खोदने, इमारत गिराने आदि में ये काम में आता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है इनके नाम लगभग 355 पेटेंट है। 355 पेटेंट का मतलब है कि इन्होंने 355 खोजें की, वो केवल इन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है। मतलब कोई और नहीं बोल सकता कि ये तो हमने बनाया है, नहीं, ये इन्होंने बनाया। ये 365 प्रकार के आविष्कार किए इन्होंने। दोस्तों इन्होंने, ये एक धनवान व्यक्ति थे, बहुत धनवान साइंटिस्ट थे भैया, धनवान। इन्होंने अपना बहुत सा धन एक संस्था बनाने में खर्च कर दिया। एक संस्था बनाने में दे दिया। ये संस्था क्या करती है? ये संस्था नोबेल प्राइज प्रदान करती है महान व्यक्तियों को नोबेल प्राइज प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। दोस्तों जो न्यूटन है, न्यूटन के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। और तो और दोस्तों इन्होंने गति के नियम दिए। दोस्तों जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टाइन को, किसको? आइंस्टाइन को दोस्तों 1921 में नोबेल प्राइज, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, नोबेल प्राइज प्रदान किया गया।
क्यों प्रदान किया गया? इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में बताया। इन्होंने ऐसा बताया कि कुछ धातुएं ऐसी होती है कि अगर उन पर सूर्य का प्रकाश गिरे तो वो धातुएं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लग जाती है, और उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण वो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। दोस्तों क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जिस पर अगर सूर्य का प्रकाश गिरे तो वो धातुएं इलेक्ट्रॉन देने लग जाती है, उत्सर्जित करने लग जाती है, और उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उसे ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसके बारे में आइंस्टीन ने बताया था, और इसी खोज के लिए इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने भैया सापेक्षता का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक समीकरण दी। इन्होंने क्या दी? एक समीकरण दी, और उस समीकरण का क्या नाम है? E = mc²। इसकी वजह से भी इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। ठीक है दोस्तों, ये महान भौतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों? भौतिक वैज्ञानिक थे, मतलब फिजिक्स के बहुत महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं क्या नाभिक में? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन मिलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं क्या? सबसे पहले हमें समझना होगा परमाणु की संरचना को। परमाणु की संरचना में क्या होता है दोस्तों? एक है ना, सेंटर में नाभिक होता है। क्या है यह? नाभिक होता है। ठीक है दोस्तों, नाभिक के चारों ओर कक्षा पाई जाती है। इस वर्ताकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों? कक्षा है। कक्षा में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे भैया सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, वैसे परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जिस पथ में ये घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों? नाभिक के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित कण है, जबकि नाभिक में आप देख सकते हैं यहां पर धनावेशित प्रोटॉन मिलता है। एक तो क्या मिलता है? धनावेशित प्रोटॉन मिलता है, और साथ में क्या मिलता है? उदासीन न्यूट्रॉन मिलता है। ये दो प्रकार के कण नाभिक में पाए जाते हैं। तो क्या मिलता है यहां पर? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, जरा वो भी अपन देख लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन कितनी होती है? दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसकी तो कितनी हो सकती है? 100 से 120 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मतलब हृदय स्पंदन या नाड़ी स्पंदन की दर, मतलब जो नब्ज चलती है ना, वो 1 मिनट में कितनी बार चलेगी? एक बच्चे की 120 बार। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो वयस्क है, क्या है दोस्तों? जो वयस्क है, वयस्क में ये 72 बार होती है। 1 मिनट में 72 से 80 बार होती है दोस्तों। ठीक है, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के काम में कौन आता है? पंखे की गति, जैसे घर में गर्मी आने वाली है, अब गर्मी आ भी चुकी है, अब हमने पंखा चलाया, फिर अचानक से पंखा धीरे है, तो आप क्या बोलेंगे? यार थोड़ा पंखा तेज कर। पंखा अगर बहुत ज्यादा तेज है तो आप बोलोगे पंखा थोड़ा धीरे करो। किससे कर रहे हैं? वो एक खटका सा होता है ना, इसको घुमाते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर के द्वारा अपन पंखे की गति को बढ़ा व घटा सकते हैं। ये रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेटर दोस्तों, रेगुलेटर प्रतिरोध बढ़ा देता है, प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिरोध को घटा सकता है। दोस्तों अगर रेगुलेटर आप कम करते हैं, 1 पर करते हैं, तो प्रतिरोध बढ़ा देता है। प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा कम हो जाती है, तो पंखे
की गति भी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप पंखा 3 पे या 4 पे करते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है उस दौरान तारों के अंदर वो स्विच को घुमाने से, और प्रतिरोध के घटने से विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है। विद्युत धारा ज्यादा, विद्युत धारा ज्यादा जाएगी पंखे में तो पंखे की गति अधिक हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, पौधों की पत्तियां हरी किस कारण से होती है? हरित लवक के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, राइजोबियम के कारण, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों पादप, पादप हरे होते हैं। क्यों होते हैं हरे? क्योंकि इनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है। हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं दोस्तों। ये पर्णहरित क्या करता है, यहां पर आप देखिए मैं आपको बताता हूं। एक सेकेंड, हरी बनाते हैं ना पत्ती तो, हाँ पत्ती का रंग कैसा है, हरा है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, पर्णहरित पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, पर्णहरित पाया जा रहा है। ये पर्णहरित क्या करता है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा को कैच कर लेता है। सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश इस पत्ती पर गिरता है तो पर्णहरित उत्तेजित हो जाता है। पर्णहरित क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। और ये उत्तेजित पर्णहरित क्या करता है दोस्तों, ये उत्तेजित पर्णहरित जो जल है CO2 है दोस्तों, और जो जल है उसकी क्रिया करवा कर क्या बना देता है, C6H12O6 बना देता है, ग्लूकोज बना देता है दोस्तों। भोजन है ये, क्या है ये, भोजन है। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कह सकते हैं। तो पादप हरे क्यों है, क्योंकि पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। ये पर्णहरित क्या करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर गिरता है ये पर्णहरित उत्तेजित हो जाता है, और ये उत्तेजित होता है पर्णहरित क्या कर देता है, इस CO2 और जल को मिलाकर C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है, वही भोजन होता है। इस प्रक्रिया को अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जबकि दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारी RBC में, लाल रुधिर कणिकाओं में गुलाबी रंग का क्या होता है, यह एक सेकेंड। तो सही उत्तर तो क्या हो जाएगा अपना, कि पत्तियों में हरित लवक के कारण वह दोस्तों कैसी होती है, हरे रंग की होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो हरे रंग का जो वर्णक है ना, ये किस में भरा रहता है, हरित लवक में भरा रहता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया हरित लवक में क्या भरा रहता है, हरा पदार्थ, हरा वर्णक, पर्णहरित भरा रहता है, पर्णहरित, जिसे इंग्लिश में अपन क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसी प्रकार से जरा हीमोग्लोबिन और राइजोबियम को भी समझ लो। हीमोग्लोबिन क्या है, इसी प्रकार से दोस्तों ये राइजोबियम क्या है, ये भी समझ लो, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। राइजोबियम क्या है, ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन जो हमारी RBC है ना, इस RBC में गुलाबी वर्णक होता है जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन आयरन व ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। कार्य क्या है इस हीमोग्लोबिन का, कार्य क्या है इसका, O2 का परिवहन, ठीक है दोस्तों। अगर शरीर में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी या रक्ताल्पता के नाम से भी जाता है। ये राइजोबियम क्या है, ठीक है दोस्तों, ये जीवाणु है, ये एक जीवाणु है। ये कहां पर पाया जाता है, जो दाल वाले पादप है। ठीक है दोस्तों, ऐसे पादप जिनसे हमें दाल मिलती है, ठीक है, इन पादपों की जो जड़ें होती है, इन पादपों की क्या होती है दोस्तों, जो
जो जड़ें होती है, इन दाल वाले पादपों की जो जड़ें होती है, इन जड़ों में गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। और इन गांठों के अंदर क्या पाया जाता है? इन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को लेकर किसमें बदल देता है? नाइट्रेट, अमोनिया आदि में बदल देता है। और ये नाइट्रेट, अमोनिया आदि पादप के काम आती है, पादप के काम आ जाती है। अब यहां पर आप देखिए, दाल वाले पौधे हैं, दाल वाले पौधों में दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन बना होता है नाइट्रोजन से। दाल वाले पौधों को नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो क्या हो रहा है, कुछ जीवाणु हैं जो मूंगफली, मूंग, मटर, जो इनकी जड़ें होती है, इसमें गांठें बनाकर रहते हैं। ये जीवाणु दाल वाले पौधों की जड़ों में गांठें होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु होता है। ये जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को कैच करके लेकर नाइट्रेट, अमोनिया में बदल देता है। ये नाइट्रेट और अमोनिया को पादप चूस लेता है अपनी जड़ों द्वारा, और पेड़ पौधे इसको अपने काम में ले लेते हैं। तो बताओ, पेड़ पौधों को जीवाणु से फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? फायदा हो रहा है। और जीवाणु को क्या फायदा हो रहा है? जीवाणु को रहने के लिए जगह मिल रही है जड़ों के अंदर। ठीक है दोस्तों, दोनों का ही फायदा हो रहा है, पेड़ का भी फायदा हो रहा है, जीवाणु का ही फायदा हो रहा है। सहजीवन है ये, सहजीवी जीवाणु है ये। क्या है ये? सहजीवी जीवाणु है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों जो आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करे, या आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी अपना ख्याल रखना, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास के अंदर। ओके।